चलिए, आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है वेन डायग्राम। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं क्या है। देखिए, मान ली मैंने दो सर्कल बनाए हैं। ये वाला जो सर्कल है ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये वाला सर्कल जो है केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको सी से लिख रहा हूं। और फिर ये एक बॉक्स रहता है। ये क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। रेक्टेंगल का मतलब बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर सर्कल बने हुए होते हैं। कुछ बेसिक से इससे शुरू करते हैं। मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताइए। अगर मैं इस फिगर में आपसे पूछूं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एरिया मैंने शेडेड किया है येलो से, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूं तो उसका आंसर है ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा। फिजिक्स को, चलिए इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि ये बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेन डायग्राम से। तो अगर मैं येलो रीजन पूछूं आपसे कि जो मैंने शेड किया है येलो रीजन ऐसे करके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, पास्ड इन फिजिक्स। अब ये बताइए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला पूरा। ग्रीन वाला शेडेड रीजन क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन केमिस्ट्री। बहुत ही बढ़िया, इतना समझ रहे हो। तो अब ये बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने बिल्कुल फिल किया है ये रीजन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आई थिंक इससे कर देते हैं, ठीक है, ब्लू से। बताओ। ये जो ब्लू वाला रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब वो सारे स्टूडेंट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये बताओ, इतनी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं किसी चीज को।
ये वही इंफॉर्मेशन है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली। ये पी वाला सर्कल है, ये सी वाला सर्कल है। अब मैं आपसे पूछूं, ये रेड वाला रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड वाला शेडेड रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बताओगे आप? बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, देखिए ये जो रेड वाला रीजन है, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अभी यहां देखिए, एक बार ध्यान दीजिए। ये जो रेड वाला रीजन है, ये केमिस्ट्री वाले सर्कल के अंदर है, पर क्या फिजिक्स वाले सर्कल का पार्ट है ये? आंसर इज नो, क्योंकि फिजिक्स वाला सर्कल तो इतना है, तो शेडेड पोर्शन फिजिक्स वाले में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सभी स्टूडेंट को जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में पास हैं। ये चीज आपको जानना है, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर मैं ये कर दूं कि ये वाला रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन फिजिक्स। चलो, इतना समझ में आ ही गया आप लोग को। तो अब ये बताओ मुझे कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो इन दोनों सर्कल के बाहर है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बताओ जल्दी। फेल्ड स्टूडेंट्स, फेल्ड इन बोथ। हाँ, इसका आंसर है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये जो रीजन है, ये ना फिजिक्स वाले सर्कल में आ रहा है, ना केमिस्ट्री वाले सर्कल में आ रहा है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट इस चीज को कर रहा है कि ये वो स्टूडेंट है जो ना तो फिजिक्स में पास है, ना केमिस्ट्री में पास है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों में फेल है, ठीक है? तो ये जो है आपका रीजन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। ये है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेन डायग्राम की। जब तक ये नहीं होगी, तब तक वेन डायग्राम के क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। इतनी चीज सबको समझ में आ गई है? जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। नेक्स्ट में करते हैं। ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री। चलिए ए और बी मान लेते हैं, कोई भी सेट मान लेते हैं, दो ए और बी। एक फॉर्मूला यहां से आता है बेटा, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि ये होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है इसका। अब ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, हमें यही समझना है यहां पर। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, ठीक है? एन ए यूनियन बी, इसका मतलब है ऐसे स्टूडेंट जो या तो ए में पास हैं, या तो बी में पास हैं, या दोनों में पास हैं। मतलब एन ए यूनियन बी का मतलब होता है, देखिए जो मैं एक रीजन शेड कर रहा हूं, ये देखिए, ये पूरा रीजन, ये होता है ए यूनियन बी। अब समझ रहे हो आप? ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी दोनों के सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जिसमें क्या क्या आता है देखिए ध्यान से, जिसमें सिर्फ ए का पार्ट है, ये सिर्फ बी का पार्ट है और दोनों का पार्ट भी आ रहा है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ए में पास हैं, जो बी में पास हैं और जो दोनों में पास हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एन ए यूनियन बी। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है ये क्या होगा। देखिए, अगर मुझे बोलना है कि मैं ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एन ऑफ ए। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, देखिए ए वाला सर्कल, ए वाला सर्कल पूरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ऑफ ए को। फिर एन ऑफ बी, पूरा बी वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ऑफ बी को। पर क्या, देखिए मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, मैं ए वाले सर्कल को रख ऐड कर दूं, बी वाले सर्कल को ऐड कर दूं, तो बीच वाला पार्ट दो बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। बीच वाला पार्ट दो बार आ रहा है कि नहीं। ए वाले सर्कल में भी आ रहा है एक बार बी वाले सर्कल में भी आ रहा है। तो मैं डबल काउंटिंग हो जा रही है। देखिए ध्यान से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करने पे ना, ये बीच वाले पार्ट की डबल काउंटिंग हो जा रही है। तो इसको एक बार हटा देंगे हम। तो ये जो एन माइनस किया हुआ है, देखिए यहां पर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा है, ऐसे स्टूडेंट जो ए और बी दोनों में पास हैं, मतलब ये वाला पार्ट। तो एक बार आपको ये वाला पार्ट हटा देना है। ऐसे ही करके ये फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला कुछ अलग चीज नहीं है, वही जो कंसेप्ट हमने वेन डायग्राम का सीखा है, उसी को एक फॉर्मूले के रूप में यहां पर लिखा गया है। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए एन ए यूनियन बी का मतलब क्या है। एक बार इसका टर्म भी समझ लो। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, स्टूडेंट पास्ड इन ए। अगर मैं देखो, कुछ मैं यहां पर चीजें और डिटेल में बताना चाहता हूं। एन ऑफ ए में ध्यान रखो कि वो सभी स्टूडेंट आते हैं जो ए सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो इसमें ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो बी में भी पास हुए हैं और ए में भी पास हुए हैं। एन ऑफ ए वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल है। इसमें वो भी स्टूडेंट आ रहे हैं जो बी में भी पास हो रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये बी में भी आ रहा है। तो इसमें ऐसे भी स्टूडेंट आ रहे हैं जो बी में भी पास हुए हैं और ए में भी पास हुए हैं। तो एन ऑफ ए का ध्यान रखना, एन ऑफ ए में दोनों आते हैं। सिर्फ ए में पास हुए भी आते हैं और ए और बी दोनों में पास हुए भी इसी का पार्ट होते हैं, क्योंकि ए वाले सर्कल में इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आता है। वैसे ही एन ऑफ बी में क्या होता है बेटा, एन ऑफ बी को बोलता हूं कि स्टूडेंट पास्ड इन बी। मतलब ऐसे सारे स्टूडेंट जो बी में पास हैं। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि सिर्फ बी में पास है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो बी में पास है, मतलब वो ए में भी पास हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, डी वाला जो सर्कल है, उसमें ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो सिर्फ बी में पास है, देखो ये वाला पार्ट, और जो ए और बी दोनों में पास है, तो वो भी इसमें आता है। तो एन ऑफ बी का ये ध्यान रखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी तो सिंपल है भाई, ऐसे स्टूडेंट जो ए और बी दोनों में पास हुए, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है। अब ये एन ए यूनियन बी क्या है, एन ए यूनियन बी को मैं लिख सकता हूं, अगर इंग्लिश में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा ऑल दोस स्टूडेंट, all those student who are passed in at least one of A और B। ऐसे सभी स्टूडेंट बेटा जो कम से कम या तो ए में पास हो या तो बी में पास हो, एट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट। तो मतलब इसमें वो सभी आएंगे। देखिए इसमें क्या आएगा, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ए में पास हैं, प्लस जो सिर्फ बी में पास हैं, प्लस जो दोनों में पास हैं। बात समझ रहे हो, इंग्लिश समझ में आ रही है तुम लोग को, क्या लिखा हुआ है ये। एन ए यूनियन बी में क्या चीज आएगी, ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम या तो ए में पास है या तो बी में पास है। तो इसमें कौन कौन लोग आएंगे, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में पास हैं, प्लस ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ बी में पास हैं, प्लस जो दोनों में पास है। तो ये सारे स्टूडेंट हैं बेटा, ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक विषय में पास है। जल्दी बताइए, ये सबकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए तभी। तो जब मैं इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो देखिए, ये एन ए यूनियन बी वाला रिप्रेजेंट क्या है बेटा, ये जो येलो से रिप्रेजेंट हुआ है ना, येलो से, वो एन ए यूनियन बी है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए ए यूनियन बी में ये सिर्फ ए में पास है, वो ये वाला पार्ट हुआ, सिर्फ बी में पास है, वो ये वाला पार्ट हुआ। इतना कवर हो गया, मतलब ये कवर हो गया है, ये कवर हो गया है। अब और क्या बच रहा है, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में पास है। तो बेसिकली ए यूनियन बी जो है ना, ये पूरा कंप्लीट सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
और जितना चीज मैंने डिस्कस की है इसको एक दो बार और देख लेना, तो और चीजें समझ में आएगी, क्योंकि सारा कुछ मैंने यहां बता दिया है। पर जब मैं सिर्फ ए सर्कल की बात करूंगा तो ए सर्कल ये पूरा होता है बेटा। इसमें ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो बी में भी हैं, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यही कारण है कि जब मैं एन ए यूनियन बी निकालता हूं तो ए प्लस बी कर दूंगा तो ये सर्कल दो बार आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो इसको एक बार हटा दूंगा मैं, बस ये हो गया फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसी चीज को मैं तीन सर्कल में एक्सटेंड करता हूं, इसी फॉर्मूले को, ठीक है। एक मिनट, हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। सर वो जो आखिरी वाला है ए यूनियन बी, मतलब वो जो माइनस के बाद लिखा है उसमें, वो उल्टा यू क्यों बनाया हो आपने? ये उल्टा यू इसलिए बनाया, ये इसको रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ओवरलैप को। ये एक साइन है बेटा, मैथमेटिकल साइन है जो ओवरलैप को रिप्रेजेंट करता है। ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ये सीधा यू। बेसिकली ये यू वगैरह कुछ नहीं है, ये एक साइन है बेटा, एक साइन है, यू नहीं होता है, ये एक साइन होता है मैथमेटिक्स का। यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है, उसे मैथमेटिकल टर्म में लिखा गया। मेन चीज आपको समझना है, फॉर्मूला याद करना नहीं है, मेन चीज समझना है कि फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसको चाहो तो आप यूनियन को ना प्लस भी लिख सकते हो, यूनियन और प्लस दोनों बराबर होता है, और इंटरसेक्शन और इनटू बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो प्लस का मतलब होता है या तो ए का पार्ट हो या तो बी का पार्ट हो या तो दोनों का पार्ट हो, और इनटू का मतलब होता है ए और बी दोनों का पार्ट होना चाहिए, तो वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, अब तीन सर्कल आ गए, ठीक है, ए बी और सी। तो इस केस में फॉर्मूला यूनियन का क्या होता है? यूनियन मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? ये तीनों सर्कल का पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये वाला रीजन, ठीक है, इसका इसका फॉर्मूला निकालना है अपने को। बस वही दो सर्कल को तीन सर्कल में एक्सटेंड किया है मैंने। तो ये हो जाता है बेटा फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अगर आप पिछला केस समझ गए तो इस फॉर्मूले को भी आप समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा गया है। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फॉर्मूला आता है जब तीन इंफॉर्मेशन है आपके पास, तीन सर्कल है आपके पास, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। दो के लिए ये वाला बनता है, तीन के लिए ये वाला बनता है, सेम फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट जो या तो ए में पास है या तो बी में पास है या तो सी में पास है। बात समझ में आ रही? एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। मतलब अगर यहां कोई स्टूडेंट है, यहां कोई स्टूडेंट है बेटा, तो ये ए बी और सी का पार्ट नहीं है, मतलब ये ए यूनियन बी यूनियन सी का पार्ट नहीं होगा ये वाला स्टूडेंट। और यहां कोई भी स्टूडेंट मैं ले लूं तो ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट एटलीस्ट पास्ड इन वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो, चाहे ए में हुआ हो चाहे बी में चाहे सी में, कम से कम एक सब्जेक्ट में। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। अब देखो मेरे को अगर ये तीनों सर्कल कवर करने तो मैंने क्या क्या कवर किया, बस इतना देख लो। सबसे पहले मैंने कवर किया है बेटा ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ ए में पास हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ए में पास हुए हैं, प्लस ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ बी में पास हुए हैं, ये वाला पार्ट, प्लस ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ सी में पास हुए हैं, ये वाला पार्ट। यहां तक क्लियर है?
अगर मुझे ये 3 सर्कल भरने हैं तो मैं ऐसे कवर करूंगा, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ए में पास हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ बी में पास हुए हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ सी में पास हुए हैं। फिर मैं क्या कवर करूंगा, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ बी और सी में पास हुए हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ए और सी में पास हुए हैं, ये वाला पार्ट, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ए और बी में पास हुए हैं, प्लस ऐसे स्टूडेंट जो तीनों में पास हुए हैं। जब मैं ऐसा कर दूंगा तो ये पूरा सर्कल मैं कवर कर लूंगा। अभी बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा ये चीज, पर कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूले को समझते जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे ना सारा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अगर मैं तुमसे ये पूछूं, बस इसी वेन डायग्राम में पूछ रहा हूं कुछ चीजें, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताओ आंसर। जो मैंने अभी हाईलाइट किया ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और सी बोथ? नहीं नहीं नहीं, बी और सी बोथ आंसर नहीं है इसका। और बताइए, बी और सी बोथ को मालूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से बताता हूं, बी और सी बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा पार्ट। पर मैं ये पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं। ट्राई करो ट्राई करो, थोड़ा सा ही फर्क है, जो तुमने आंसर दिया उसमें थोड़ा ही फर्क है। अरे अगर मैं तुमसे कोई भी चीज पूछूं तो आप देखो ना कि वो किस सर्कल का पार्ट है और किस सर्कल का पार्ट नहीं है, दोनों चीजें देख लो, ध्यान से देखो किस सर्कल का पार्ट है। ये सी में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, मतलब ये ऐसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी में भी पास है और सी में भी पास है। पर क्या ये ए में आ रहा है? हाँ, जो अंशिका ने आंसर दिया वो सब एक बार पढ़ लो अच्छे से, वही है इसका करेक्ट आंसर। एक बार सब पढ़ लो जो उसने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, यही है इसका परफेक्ट आंसर, कि ये ऐसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ बी और सी में पास है, मतलब वो ए में पास नहीं है, बी और सी दोनों में पास है पर ए में पास नहीं है। हाँ, या ऐसे कह सकते हो कि बी और सी में पास है लेकिन ए में फेल है। बहुत ही बढ़िया, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर तुम फिगर बना लोगे एग्जाम में और तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के भी हो जाते हैं, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद करके चले जाओगे, लगा नहीं पाओगे एग्जाम में, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तुम्हारे तो। अब बताओ मुझे एक चीज, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताइए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट। पास इन ए बी एंड सी, ओनली ए बट फेल्ड बी सी, ना ना ना, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले की, इसकी, ठीक है। तो आप देख लो ना भाई, ये किस किस सर्कल में आ रहे हैं, ये ए का भी पार्ट है, ये बी का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है, मतलब ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैं यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, बताइए। पास इन ए नहीं होगा आंसर, पास इन ए बिल्कुल आंसर नहीं है, क्योंकि पास इन ए का मतलब होता है पूरा ए का सर्कल। पर क्या ये मैंने पूरा ए का सर्कल को पेंट किया है? नहीं, थोड़ा उसको और डिटेल में जाओ, ए में तो है, हाँ बिल्कुल, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल दोस स्टूडेंट, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ए में पास हुए हैं और बी और सी में मतलब फेल हुए हैं, ए में पास हुए हैं, बी और सी में फेल हुए हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकता हूं कि ओनली पास इन ए, सिर्फ ए में पास हुए हैं, बाकी में फेल हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। अब ये चीज बता दो फिर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, बताइए, ये पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ड इन ए, फेल्ड इन बीसी, फेल्ड इन बीसी, ना ना,
देखो कहां से भाई फेल कहाँ हुआ है, ये वाला जो, ये तो बी में भी आ रहा है ना पार्ट, नहीं। पास इन ए सी फेल्ड इन बी, नहीं बिल्कुल नहीं। पास इन ए सी बट फेल इन बी, नहीं। एबीसी नहीं, एबीसी नहीं बेटा, एबीसी वाला पार्ट क्या है, ये बीच वाला है जो तीनों में आ रहा है। थोड़ा और दिमाग लगाइए। सम इन एसी एंड सम इन एबीसी, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली किन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इसका आंसर ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे सभी स्टूडेंट को जो ए और सी दोनों में पास हैं। सिर्फ इतना बोलना है बेटा। ये जो रेड वाला है ना, रेड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ड इन ए एंड सी। ऐसे स्टूडेंट बेटा जो ए और सी दोनों में पास है, तो इसमें ऐसे भी स्टूडेंट आएंगे जो तीनों में पास है। यही कारण है कि ये वाला पार्ट भी आ रहा है इसमें। बात समझ में आ रही, ये वाला पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक स्टूडेंट है वो ए और सी में पास है, अरे भाई तो वो बी में भी तो हो सकता है वो तीनों में पास हो, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन सभी स्टूडेंट को जो ए और सी में पास हैं, तो वो बी में भी पास हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने, इसमें बी वाला सर्कल भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना कि ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ए और जो ए और सी दोनों में पास हैं, तो उसमें भाई ऐसे स्टूडेंट भी आ जाएंगे जो तीनों में पास हैं। देखो ऐसा स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो क्या वो ए और सी में पास नहीं हुआ है, हुआ है ना, तो वो भी आएगा इसमें। ये चीज समझने की। अभी बताओ कोई डाउट है तो। जल्दी बताइए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जिसको डाउट है वो वापस जाके इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, और यही है वेन डायग्राम। जिसने इस चीज को समझ लिया ना, ये जो मैं यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ, इतना समझ लिया ना, वेन डायग्राम खत्म है, ठीक है। बड़े से बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब मैं जिस रीजन को शेड कर रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताइए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कंफ्यूजन जिनको जिनको हुआ है वो एक बार फिर से देखेंगे इसको, ठीक है। अभी सुनते जाओ बस। हाँ, देखिए ये जो मैंने शेड किया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रीजन जो बाहर है इन सर्कल के, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट जो ए बी और सी तीनों में फेल हुए हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओके। तो यही है भाई वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये, हाँ, ये एक बार फॉर्मूला हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बता रहा है। ये फॉर्मूला बता रहा है ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, या तो ए में पास है, या तो बी में पास है, या सी में पास है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली इसका मतलब है कि आपको तीनों सर्कल को कवर करना है, तीनों सर्कल को कवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने किया ए सर्कल को, पहले मैंने पूरा ए सर्कल को कवर किया, बहुत ही बढ़िया, ए सर्कल को कर लिया आपने। फिर आपने क्या किया है, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी आ रहा है, तो आपने बी सर्कल को कवर किया है, बी सर्कल को कवर किया। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ए सर्कल को कवर कर रहा हूं, फिर उसके बाद बी सर्कल को कवर कर रहा हूं, तो क्या ये वाला पार्ट दो बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। ये वाला पार्ट दो बार आ रहा है, देखा आप लोग को, एक बार ए के साथ भी आ रहा है, एक बार बी के साथ भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो देखो यहां पर एक टर्म आ रही है, माइनस कर रहा हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक बार इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किया, तो ये बीच वाला पार्ट जो है दो बार आ गया, तो इसको एक बार मैंने हटा दिया यहां से। बहुत ही बढ़िया, अब ठीक है, इतना क्लियर है। तो मतलब अब अभी कोई भी रिपीटेशन नहीं है अभी तक। मैं सिर्फ अगर इस तीन टर्म की बात करूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, देखिए ध्यान से, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट, हाँ, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, क्योंकि बीच वाला पार्ट दो बार आ रहा था, तो एक बार मैंने हटा दिया। तो अभी मैंने ए और बी के सर्कल को कवर कर लिया है, बच कौन सा रहा है, सी का सर्कल। तो मैं किया एन ऑफ सी, तो एन ऑफ सी में क्या आ जाएगा भाई, ये वाला सर्कल आया, ठीक है, ये वाला सर्कल आ गया, ओके। तो एन ऑफ सी वाली टर्म ये रही। अब देखो ध्यान से, मैंने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये पूरा पार्ट मैंने कवर कर लिया है। अब जब मैंने एन ऑफ सी किया बेटा, देखो ध्यान से, जब मैंने सी वाले सर्कल को लिया, तो अब मेरे को बताओ कौन कौन से पार्ट दो बार आ जाएंगे। देखो ध्यान से,
एक बार बी के साथ ये वाला पार्ट ऑलरेडी आ चुका था, ये वाला दिख रहा है, फिर से सी के साथ आ गया, और एक बार ये वाला पार्ट ऑलरेडी ए के साथ आ चुका था, फिर से आ गया। तो ये दोनों पार्ट को, ये दो बार आ चुके तो इनको हटाया है मैंने, देखो ध्यान से, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार हटा दीजिए, सी इंटरसेक्शन ई, मतलब जो सी और ए में कॉमन पार्ट है उसको भी एक बार हटा दीजिए। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं, बताइए जल्दी। ठीक है, तो इतनी टर्म्स क्लियर हो गई फॉर्मूले की। तो अभी तक हमने क्या किया है, ध्यान से देखो बेटा, अभी तक हमने क्या चीज की है, मैंने जो है ए के पार्ट को कवर कर लिया है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट को हमने कवर कर लिया है, इस पार्ट को कवर कर लिया है हमने, ठीक है, इस पार्ट को कवर कर लिया है हमने, इस पार्ट को कवर कर लिया है, इतना पार्ट को। तो एक बार खुद से करके देखना, यही प्रोसेस जो मैं तुमको एक्सप्लेन किया, तुम लोग ये देखोगे बेटा, ये बीच वाला पार्ट जो है ना, ये मिस आउट हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट किसी में भी कवर नहीं होगा यहां तक करने पर, एंड इतना पूरा करने पर ना, ये जो तीनों का कॉमन पार्ट है ये रह जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड करने के लिए ये टर्म है, ठीक है। ये इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन खुद से बना के देखना, इसको एनिमेशन से बनाए तो और बेटर हो सकता है, पर उतना अपने पास टाइम नहीं है कि एनिमेट करके बता दें इस चीज को। आप ध्यान देना बेटा, जब ए और बी को मैं कवर कर रहा हूं, ए और बी को कवर कर रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक बार आया कॉमन, तो मैंने इसको एक बार हटा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट अभी है, लेकिन जब सी ज्वाइन होता है, सी ज्वाइन होता है तो क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दो बार आते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दो बार आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने दोनों को हटा दिया ना, दोनों को हटा दिया, तो ये बीच वाला पार्ट जो है एक बार तो काउंट होना चाहिए था, वो भी हट गया, उसको इंक्लूड कर दिया मैंने यहां से। जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार वापस इस वीडियो को देखेंगे जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? एनिमेशन से एक बार, इसका एनिमेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले का एनिमेशन मिल जाएगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा, अगर जिनको क्लियर नहीं हो रहा है एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन कंसेप्ट जरूरी है कि भाई ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना पता है ना तुम लोग को, तो क्वेश्चन कर लोगे तुम। बस अगर और अच्छे से जानना चाहते हो तो इसका एनिमेशन दिख जाएगा, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया। चलिए, तो ये हो गया बेटा वेन डायग्राम का बेसिक्स। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। चलिए, आप ये दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को और ये वाले फॉर्मूले को याद भी कर लेना, तो इससे फायदा होगा। देखते हैं कैसे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इन एन एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन यहां पर दिए हुए सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अपने से नहीं बनाया हुआ है कोई भी। इन एन एग्जाम 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 53% पास इन फिजिक्स एंड 30% पास इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट? बहुत ही बढ़िया। एक बार अब मैं वेन डायग्राम से इसको समझाता हूं। देखिए, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ लोग मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, कुछ लोग फिजिक्स में पास हुए हैं, दो डेटा दिया हुआ है, तो मैं दो सर्कल बना लेता हूं, एक रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स को। क्वेश्चन में बोला है कि 60% स्टूडेंट जो है मैथ्स में पास होते हैं, तो मैथ्स को क्या है भाई, 60% है मैथ्स। फिजिक्स कितना है, फिजिक्स हो गया 53%, क्योंकि 53% लोग पास हुए हैं फिजिक्स में। इन्होंने बताया है कि 30% दोनों में पास हुए हैं, मतलब जो ये बीच वाला है ना, ये 30% है, ये वाला रीजन, ये 30%। यहां तक क्लियर है? बताइए, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओके, अब देखो भाई, ये पूरा सर्कल जो है मैथ का सर्कल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60% को। तो अगर मैं इसमें से ये 30 वाला पार्ट हटा लूं, ये 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बचेगा कितना, 60 माइनस 30, 30%, तो ये 30% हो जाएगा। ये ग्रीन वाला जो है ना, ये इतना पार्ट जो सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स में।
ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ मैथमेटिक्स में जो लोग पास हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करता है जो मैथ्स में पास हुए हैं। सिर्फ नहीं लगाया मैंने, सिर्फ बोला, मैंने क्या बोला, मैथ्स में पास हुए हैं, मतलब वो फिजिक्स में भी पास हो सकते हैं। तो दोनों में फर्क समझो इस चीज को। अब इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि ये पूरा सर्कल जो है फिजिक्स का है, ये 53% है। तो मैं, मुझे सिर्फ ये निकालना है कि ये वाला सर्कल का अगर निकालना है तो क्या करूंगा मैं, 53 माइनस 30 कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 23%। तो अब मुझे अगर ये निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट निकालू मैं कि जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए, या तो मैथ्स में पास हुए हों या तो फिजिक्स में पास हुए हों, पर मुझे ये निकालना, इसका मतलब क्या है, ये पूरा मुझे ऐड करना है, ये पूरा रीजन है ना। ये पूरा रीजन कैसे ऐड करूंगा, मुझे पता है ये 30% है, तो पहले ये ऐड कर लूंगा, फिर ये कॉमन वाला है 30%, इसको ऐड कर लिया एक बार, फिर ये वाला पोर्शन है, इसको ऐड कर लिया, तो मेरा पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। बेसिकली मुझे ऐड करना है 30% प्लस 30% प्लस 23%, टोटल कितना हो जाएगा ये, 3 6 7 8, 83%। ये 83% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं जो। देख लो ध्यान से, एक सब्जेक्ट में अगर मैं बोलूं कि कोई स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुआ, तो इसका मतलब क्या है, या तो वो सिर्फ मैथ्स में पास हुआ हो, या तो वो सिर्फ फिजिक्स में पास हुआ हो, या तो वो दोनों में पास हुआ हो, है ना भाई, यही तो होगा। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने का मतलब क्या होता है, या तो सिर्फ मैथ्स में पास हुआ हो, पहला चीज। ऐसे लोग भी आएंगे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, ऐसे लोग भी आएंगे जो दोनों में पास हुए हैं। तो ये तीन कैटेगरी के लोग हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। यही कारण है कि मैंने इन तीनों को ऐड किया है, इनको ऐड किया है, इनको ऐड किया है, और फिर इनके जो दोनों में पास हुए उनको भी ऐड किया। यहां तक क्लियरिटी है? तो देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जल्दी बताइए। तो जो 83% आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे स्टूडेंट को जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। क्वेश्चन में तो आपसे कुछ और ही पूछा है भाई साहब। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है, ये पूछा है भाई, ये वाला पार्ट, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में फेल हुए हैं। तो आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट भाई 100% होंगे, इतना तो सभी जानते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो ऐसे लोग जो फेल हुए हैं दोनों में, वो कौन होंगे भाई, 100% में से आप माइनस कर दो ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम एक में पास हुए हैं, बस, है ना। मुझे ये वाला पार्ट निकालना है ना, रिमेनिंग। तो मुझे पता है टोटल जो रेक्टेंगल होता है, टोटल किसी भी चीज का 100% होता है। 100% ये हो गया, और ये दोनों सर्कल मिला के कितना है भाई, 83% है। तो 100% में से 83% अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। 100 माइनस 83% कितना होता है, 17%। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ यार, मतलब इसको मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नहीं तो मैं सीधे भी करवा सकता था इसको। ठीक है, उसको दिक्कत हो रही है उसको एक बार और देख लेगा, वैसे होनी नहीं चाहिए दिक्कत, कोई बहुत कुछ है नहीं इसमें करना। इतना क्लियर है? ठीक है, देखिए ये हो गई मेथड 1, ये हो गया मेथड 1। पर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो मेथड 2, मेथड 2 क्या बोलता है, फॉर्मूला। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, देखिए 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में पास हुए, 53% फिजिक्स में पास हुए, और 30% दोनों में पास हुए हैं, है ना। तो आपको पता है, चाहिए फॉर्मूला लगा लो, ये वाला जो बताया, ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लोग जो मैथ कम से कम एक में पास हुए हैं, या तो मैथ्स या तो फिजिक्स में। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो मैथ्स में पास हुए हैं, 60% क्वेश्चन में दिया है कि मैथ्स में पास हुए हैं, फिजिक्स में कितने पास हुए हैं 53%, दोनों में कितने पास हुए उसको माइनस कर दो, कितने पास हुए क्वेश्चन में दिया हुआ 30%। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 83%। कुछ भी फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप मीनिंग को समझ गए हो तो आपको पता है कि टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं, उसमें से अगर 83% को हटा दूंगा तो जो दोनों में फेल हुए हैं वो आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 17%। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही करना है, सिंपल बात है भाई। 60% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए हैं, तो 60% में, ठीक है, आपने 60% को ऐड कर दिया, ठीक है,
53% फिजिक्स में पास हुए हैं, तो आपने 53% को ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि जब आप दो सर्कल को ऐड कर देते हो तो ये बीच वाला पार्ट 2 बार आता है, तो आपको क्या करना है, ये बीच वाले पार्ट को एक बार हटा देना है। तो बीच वाला क्या है, 30%, 30% को एक बार हटा दिया, यहाँ से 83% है। 83% रिप्रेजेंट कर रहा है वो सभी स्टूडेंट को जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं। तो उसको अगर मैं 100% में से जो बचे हुए स्टूडेंट है वो कौन है, कि वो दोनों में फेल है, दो ही अपने पास सब्जेक्ट है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट जो होते हैं 100% माइनस 83%, वो दोनों में फेल है, 17%। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इतनी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% can speak only English, and rest of the student can speak both languages. How many student can speak English? सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक हिंदी का डेटा दिया है, एक इंग्लिश का डेटा दिया है, हिंदी इंग्लिश। तो भाई टोटल क्लास जो है वो 60 स्टूडेंट की है, यहां लिखा हुआ है 60 स्टूडेंट की। 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 40% सिर्फ और सिर्फ हिंदी करते हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इन्होंने दे रखा है 40%। 25% कैन स्पीक ओनली, ये ओनली शब्द का ध्यान रखना वेन डायग्राम में, ओनली बोला है। अगर सिर्फ हिंदी बोलता तो ये पूरा सर्कल दिया हुआ है, पर इसने बोला ओनली हिंदी, मतलब इसकी बात कर रहा है सिर्फ, इस चीज का ध्यान रखिए। ओनली इंग्लिश मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये कितना दिया इन्होंने, 25%, तो ये दिया हुआ है 25%, ये वाला पार्ट। और क्या दिया हुआ इन्होंने, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, मतलब बचे हुए जो है वो दोनों भाषा बोल सकते। तो भाई बताइए मुझे, 40% स्टूडेंट यहाँ आ गए, 25% यहाँ आ गए, तो बचे कितने, निकाल लो। 100% माइनस 40 प्लस 25, रिमेनिंग स्टूडेंट कितना आ जाता है, ये 65, 165 कितना, 35%। ये 35% लोग जो है ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ये बीच वाला पार्ट जो है वो 35% है। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको निकालना है कि कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले इतने लोग हैं, लेकिन हमको सिर्फ वाले नहीं निकालने, हमें इंग्लिश वाले निकालने। तो इंग्लिश वाला क्या होता है, पूरा इंग्लिश का सर्कल होता है, जिसमें कौन कौन आएंगे, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले तो आएंगे ही आएंगे, प्लस वो लोग भी आएंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, इसी का ध्यान रखिए। तो मुझे निकालना है कि इंग्लिश वाले कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा 25% प्लस 35%। अगर मैं सिर्फ तुमसे पूछूं कि ऐसे लोग जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 25%, या सिर्फ हिंदी बोलते हैं तो आंसर हो जाएगा 40%। अगर मैं बोलूं कि ऐसे लोग जो हिंदी बोलते हैं तो 40% प्लस 35%। यह है इसका आंसर, 25 प्लस 35 कितना होता है, ये होता है 60% हुआ, ठीक है। पर आपको ना नंबर पूछा है, जो ऑप्शन थे ना उसमें परसेंट नहीं था, नंबर था। हाउ मैनी स्टूडेंट, कितने लोग हैं, आपको काउंट करना है, परसेंट में नहीं बताना है। तो आपको पता है कि टोटल 60 स्टूडेंट हैं, तो 60 स्टूडेंट का 60% निकाल लीजिए, बस ये आ जाएगा आंसर 36। ये है इसका आंसर। तो भाई परसेंट है तो परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना आता है ना। आप देख लो परसेंट किसके रिस्पेक्ट में है, ये परसेंट जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 60% किसके रिस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 60, तो 60 का 60% निकालना है। बात समझ गए, बताइए। 36 आएगा आंसर इसका। किसी कोई समस्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए होटल 60% had vegetarian lunch, while 30% had non-veg lunch, and 15% had both. If 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? इसे बनाते हैं इसमें फिगर, okay? तो दो इंफॉर्मेशन दी है, वेज और नॉन वेज वालों की दी है। दो सर्कल बना लेता हूं, एक वेज और एक बना लेता हूं नॉन वेज का।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60% लोग जो है वेजिटेरियन लंच करते हैं, मतलब ये वाला सर्कल कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है पूरा वेज वाला सर्कल ये। और नॉन वेज कितने लोग करते हैं भाई, 30%। तो नॉन वेज वाला सर्कल ये 30% है ये। एंड 15% हैड बोथ, 15% दोनों ही प्रकार के लंच करते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये जो है रीजन, ये 15% दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच, मतलब वो ना तो नॉन वेज करते हैं ना वेज करते हैं। तो आपको पता है कि वो किस चीज की बात कर रहा है भाई, वो ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है बचे हुए की, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ये वाले पार्ट की। ये बात समझ में आने लगी है आप लोग को, बताइए। अब तो समझ रहे हो ना किस चीज की बात हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पूरे सर्कल का निकाल लीजिए आप, उसको 100, टोटल क्या होता है किसी भी चीज का 100% होता है, तो 100% में से माइनस कर दीजिए उसको। 24 आंसर आया, चेक करते हैं। देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है पूरा, है ना। तो ये निकालने का फॉर्मूला भी तुम लोग को याद है, या तो ऐसे भी कर सकते हो, दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप ऐसे कर लो कि भाई 60% टोटल है, 15% ये है, तो ये वाला पार्ट निकाल लो ना पहले, 60 में से 15 घटा के ये वाला पार्ट निकाल लो। वैसे ही नॉन वेज वाले ये वाला पार्ट निकाल लो आप, टोटल 30% है, पूरा सर्कल 30% है, ठीक है। उसमें से 50% हटा दो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर तीनों को ऐड कर दो, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को और बीच वाले पार्ट को, तीनों को ऐड कर दो। चाहे ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है फॉर्मूला, हमें पता है कि भाई ये टोटल 60% है, उसमें ऐड कर दूंगा 30% को, तो ये वाला पार्ट दो बार आ जाएगा, तो इसको माइनस कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, 60% में ऐड कर दूं 30% को, और 15% क्योंकि दो बार आ रहा है तो उसको एक बार हटा दूंगा। टोटल ये कितना हो जाएगा, 90। 90 माइनस 15, 75। 75%, ये 75% किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लोग जो एटलीस्ट वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं या दोनों खाते हैं। सही बात है ना, एटलीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो भाई वो वेज खाते हैं या तो नॉन वेज खाते हैं या तो दोनों खाते हैं, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। या एटलीस्ट बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट वन ऑफ द फूड खाते हैं वो, या तो वेज खाते हैं या तो नॉन वेज खाते हैं। तो एटलीस्ट जब मैं बोलता हूँ तो दोनों वाले भी इसमें आ ही जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। तो अब मुझे ऐसे लोग निकालना है जो दोनों ही नहीं खाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, किसी भी चीज का टोटल क्या होता है, 100% होता है, तो 100% में से 75 को माइनस कर दो, ये बचे हुए लोग आ जाएंगे 25%। और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो परसेंट में नहीं दिया, वो नंबर में दिया है। उसका कारण क्या है, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो ध्यान से। इफ 96 पीपल वर प्रेजेंट, टोटल 96 लोग थे, तो भाई आप क्या करोगे, सिंपली 96 का 25% निकाल लो। तो इतने लोग भाई ना तो वेज खाते ना तो नॉन वेज खाते, कितना जाएगा ये, 1/4 होता है, 24 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो इन्होंने टाइप किया। समझ में आया आप लोग को, कोई डाउट है। तो इस पे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम लोग बताओगे अभी। क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी, ये एग्जाम में नहीं आया था पर मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बना रहा हूँ इसमें, है। हाउ मैनी पीपल ईट ओनली वेज, सिर्फ वेज खाने वाले कितने लोग हैं, जल्दी आंसर बताइए, आपका समय शुरू होता है अब।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम लोग के इतना बताने के बाद भी। और बाकी लोग बताओ कितना आ रहा है। ये अब तीसरा आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। अभी ये 43.2 है इसका आंसर, ठीक है। और जिसने गलत किया है वो चुल्लू भर पानी ले ले हाथ में, उसमें डूबने की कोशिश करे, ठीक है। भाई मुझे ये पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट जो सिर्फ वेज खाते हैं। तो पहले आप वेज वाला परसेंट निकाल सकते हो ना, टोटल 60 है, उसमें से 15 हटा दो तो कितना बना बचा ये 45%। 45% लोग सिर्फ वेज खाते हैं, टोटल कितने लोग हैं 96। तो 96 का 45 निकाल लो ना, उतने लोग वेज खाते हैं, सिर्फ वेज खाते हैं, तो आंसर आएगा 43.2। ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट। In an exam, 34% of students failed in maths and 42% failed in English. 20% of the students failed in both subjects. Then percentage of students who passed in both subjects was। दो सर्कल है, यहाँ डेटा दिया है फेल वाला कि कितने लोग फेल हुए हैं। तो ये वाला सर्कल मैं मान लेता हूं कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ में फेल हुए हैं। तो ये दिया हुआ है भाई 34% लोग मैथ में फेल हुए हैं, 42% लोग इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो ये वाला सर्कल 42% को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बताया इन्होंने कि 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो बीच वाला है। अब इन्होंने बोला है क्या निकालना है हमें, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो भैया ये फेल वाले स्टूडेंट हैं, ये फेल वाले हैं, तो पास वाला क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन जो अभी किया है। ये सर्कल में ना रिमेनिंग पोर्शन निकाल देना है आपको, ये वाला पार्ट निकालने को बोल रहा है, ये वाला पार्ट निकालने को बोल रहा है ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये तो फेल है, ये मैथ में फेल है, ये इंग्लिश में फेल है, तो पहले आप ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उसको 100% में से माइनस कर दो, इतना ही करना है। तो पहले परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एटलीस्ट वन, कम से कम एक में फेल हुए हैं, वो निकालना है। तो आपको पता है भाई बहुत सिंपल है, मतलब आपको ये निकालना है, ये वाला पार्ट, ये तो पता है कि भाई 34% ऐड कर दो 42%, और बीच वाला दो बार आ जाता है तो उसको माइनस कर दो 20%, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 6, 7, 5, 56%। मतलब 56% ऐसे लोग हैं जो या तो मैथ्स में फेल है, या तो इंग्लिश में फेल है, या तो दोनों में फेल है। मतलब कम से कम एक में फेल है, तो ज्यादा से ज्यादा तो दोनों में फेल हो सकते हैं। ये एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये जो टर्म्स है ना मैथ्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। 56%, तो भाई 100% रिमेनिंग स्टूडेंट निकाल लो कितने हैं, तो आंसर कितना आ जाता है 44%। 44% जो है बचे हुए लोग हैं, मतलब ये ना तो मैथ में फेल है ना तो इंग्लिश में फेल है, मतलब दोनों में पास है, बस यही था आंसर, ठीक। अरे समझ में आ रहा है कि सब हवा में जा रहा है, हवा हवाई तो नहीं चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम का क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, बहुत लंबा चौड़ा है। In an exam, 40% of the student failed in maths, 50% of student failed in English, 30% of student failed in Hindi,
25% failed in maths and English, 15% of the student failed in English and Hindi, 22% failed in maths and Hindi, and 13% failed in all three subjects, maths, English and Hindi. Then find the percent of student who passed in all three subjects. बहुत ही सिंपल है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का तीन इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब तीन सर्कल दिए हुए हैं, 1 2 3। 40% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, तो मान लेते हैं भाई कि मैथ में जो फेल हुए हैं वो 40% है, तो ये वाला सर्कल जो हो गया ये 40% का हो गया। 50% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में फेल हुए 50%, ये वाला सर्कल हो गया। हिंदी में हुए हैं कितने फेल? 30%, तो हिंदी में हुए 30% फेल। अब इन्होंने क्या दिया है, मतलब ये वाला सर्कल दे रखा है आप लोग को 40%, ये वाला दे रखा है 50% और ये दे रखा है 30%। 25% फेल्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश वाला पार्ट कहाँ है भाई? ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो ये दे रखा है इन्होंने कितना कितना दे रखा है? 25%। मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला मैथ और इंग्लिश का जो कॉमन है वो दे रखा है 25%। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद दे रखा है 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का कॉमन पार्ट कौन सा है भाई? ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, तो कॉमन पार्ट ये हो जाएगा इन दोनों का। तो ये दे रखा है इन्होंने कितना? ये दे रखा है इन्होंने 15%। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 15%। वैसे ही मैथ्स और हिंदी का कॉमन पार्ट ये वाला जो है वो दे रखा है 22%। और फिर बताया इन्होंने कि 13% फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है भाई? ये वाला है ना? ये वाला है तीनों का कॉमन पार्ट। सही बात है ना? ये कितना दे रखा है इन्होंने? ये दे रखा है 13%। 13%। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। तो इसका एक शॉर्टकट है, जो फॉर्मूला बताया आप लोग को, जो फॉर्मूला एक बार आप लोग को बताया है। कौन सा फॉर्मूला बताया भाई? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको यही निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन, एक मिनट, हु पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है गलत, क्वेश्चन की लैंग्वेज है गलत। ये होना चाहिए, ये तो दे ही रखा है इन्होंने, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ये डेटा तो फेल वाला है। अच्छा, आपको पास निकालना है, राइट राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है। पास निकालना है मतलब बचा हुआ निकालना है आपको। तो पहले तो हम इसको पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसको 100% में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है ऐसे स्टूडेंट भाई जो या तो मैथ में है, या तो इंग्लिश में है, या तो दोनों में, या तो तीनों में है, मतलब बेसिकली कम से कम एक में फेल है, जो एटलीस्ट एक में फेल है, तो वो होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला आपको पता है, और फॉर्मूला नहीं भी पता है, याद नहीं भी है, तो सिंपल है, लॉजिक है भाई। देखिए मैथ वाला कितना दे रखा है? 40%, तो 40% को ऐड कर दो। इंग्लिश वाला दे रखा है कितना? 50%, 50% को ऐड कर दीजिए। आपको पता है कि जब ये दोनों को ऐड कर रहे हो तो 25% दो बार आ जा रहा है, तो माइनस कर दो 25% इसमें से। बहुत ही बढ़िया। अब तीसरा कौन सा सर्कल है? तीसरा ये वाला सर्कल है, हिंदी वाला। हिंदी वाला कितना दे रखा है इन्होंने? 30%। और आपको पता है कि जब मैं हिंदी वाला ऐड करता हूं तो ये वाला पार्ट दो बार आ जाता है। ये वाला जो कॉमन पार्ट है, इन दोनों को दो बार आ जाते हैं, तो इनको दोनों को हटाना पड़ेगा, मतलब 15% और 22% को माइनस करना पड़ेगा। -15%, -22%। और ये सब करने में आपको पता है कि बीच वाला पार्ट बिल्कुल गायब ही हो जाता है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, +13%। जब ये किया तुमने तो क्या किया तुमने? तुमने किया भाई, ये इसको ऐड किया पहले, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, मतलब बेसिकली सब कुछ ऐड कर दिया इसका, और कोई भी चीज रिपीट नहीं की है। बस यही इसका आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो देखो, ये होता है एन ऑफ ए, ये होता है एन ऑफ बी, और ये होता है एन ऑफ सी। ये होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये होता है सी इंटरसेक्शन ए, और ये होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो मतलब फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद कर लो, नहीं भी याद है तो लॉजिक तो पता है ना तुम लोग को, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो ये सब कर लो। टोटल कितना आ रहा है ये? 71% आ रहा है। ठीक है, तो ये 71% लोग जो हैं कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो सब में पास है तो बचे हुए होंगे। ठीक है, बचे हुए तो 100% में से -71% को कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 29%। ये आपका आंसर है। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और कंसेप्चुअली भी बता दिया क्या होता है। पर अगर ऐसे नहीं करना है, ऐसे आप लोग को नहीं करना है, तो इसका भी एक तरीका है। देखो, फॉर्मूला याद है, लेकिन पेपर में ना जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से ही करने हैं उसको। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां, सिर्फ आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि ऐसा नहीं करना है तो और कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये पता है आपको कि भाई ये पूरा 40% है, ये पूरा कितना है? 40% है, 40%। देखो ध्यान से, ये 13% है, ये पार्ट हो गया 13%, और ये पूरा पार्ट कितना है? 25%। दिख रहा है आप लोग को? देखिए, ये पूरा पार्ट है 25% और ये पार्ट है 13%। तो बचा हुआ पार्ट निकाल सकते हो क्या? हाँ, बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं अगर, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 25% में से 13% हटा दो, कितना हो जाएगा ये? 12%। ये हो जाएगा 12%। ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, मैंने फिगर बनाया है। ये पूरा इन्होंने 25% दे रखा है। ये क्या है पार्ट? मैथ्स और इंग्लिश में जो कॉमन है, उसमें से अगर मैं तीनों वाला कॉमन वाला पार्ट हटा दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो ये भी बता दो, ये क्या है? इंग्लिश में अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या पढ़ सकता हूँ मैं इसको? ये 12% जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखना है तो देखो कि वो किस सर्कल का पार्ट है और किसका पार्ट नहीं है। अबे फेल तो है, किस में फेल है, काय में फेल है, पूरा बताओ। ध्यान से देखो, ये किस सर्कल में है और किस सर्कल में नहीं है, बस वही इसका आंसर है। अभी तक किसी ने भी परफेक्ट आंसर नहीं बताया। परफेक्ट आंसर बताओ। और ये ऐसे बिट्स एंड पीसेस में मत लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो पूरा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्टूडेंट को जो ये है, ऐसे करके। फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत गलत। और बताओ। नहीं। हाँ, ये सही है। हाँ, अब सही बोला ना इतना देर बाद। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट को जो मैथ्स में फेल है, इंग्लिश में फेल है, लेकिन हिंदी में फेल नहीं है, मतलब हिंदी में पास है। तो ऐसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ्स और इंग्लिश में फेल है पर हिंदी में पास है। ठीक है, चलो, ये 12% हो गया। वैसे ही मैं ये वाला पार्ट निकाल सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 22 में से 13 को माइनस कर दो, कितना होता है? 9। ये 9 हो जाएगा। और वैसे ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 15 है, 15 में से 13 हटा दूंगा तो 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये पूरा 40 है, ये पूरा 40 है। आपने ये वाला पार्ट निकाल लिया है, आपको ये वाला पार्ट पता ही था, और ये वाला पार्ट निकाल लिया है, तो क्या आप ये वाला पार्ट निकाल सकते हो? ये वाला बताइए जल्दी, ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं आप लोग? ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ तुम लोग को, ताकि तुम लोग का दिमाग और खुले। क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है पेपर में, करना है तो फिर फास्ट करना है। देखो ध्यान से भाई, टोटल 40 है, मेरे को इसकी वैल्यू बताइए। टोटल 40 है, उसमें से ये वाला पार्ट मुझे निकालना है, तो क्या माइनस करोगे 40 में से? देखो, 12 प्लस 13 प्लस 9 को माइनस कर दो, तो 12 प्लस 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 13 और 12 26, 25, 25 9 34। 40 में से 34 माइनस किया कितना आ गया भाई? 6। तो ये वाला पार्ट आ गया 6। अब मुझे ये बताओ, ये शेडेड पोर्शन जो 6 आया है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा स्टेटमेंट लिखना, ध्यानपूर्वक सुनो पहले और फिर बताओ मेरे को। ये जो मैंने येलो से शेड किया है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, तो ये करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। ठीक, तो वैसे ही आप निकाल लो कि सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो ये निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 23। ये वाला पार्ट आ जाएगा 23, ये वाला।
और ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका ना, ये आ जाएगा 6। तो अब आपने क्या किया, पूरे वेन डायग्राम में हर सर्कल के हर रीजन का एरिया निकाल लिया आपने। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो हर सर्कल के एरिया निकाल लो। अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। जब ऐड कर दोगे तो ये पूरा पार्ट जो है आपका आ जाएगा, फिर 100 में से उसको माइनस कर देना। पूरा ऐड कर लो तो कितना हो गया भाई, 6 + 9 + 13 + 12 + 23 + 2 + 6। और ध्यान रखना इनको ऐड मत कर देना, ठीक है, इनका काम खत्म है, क्योंकि मैंने अब हर रीजन का पार्ट निकाल लिया, हर ये पूरा निकाल लिया, ये निकाल लिया है ना। तो इन सबको ऐड कर दिया बेसिकली मैंने। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बेटा ये पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर, इसको मत ऐड कर देना, नहीं तो दो दो बार काउंटिंग हो जाएगी। अब हर पोर्शन को एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए मैंने अलग अलग निकाल लिया सबका, इस चीज का ध्यान रखना। इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 71%। और पास वाले कितने आ जाएंगे फिर, 100 - 71% यानी 29%। बात समझ में आई? ओके, लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी का लेते हैं, उसका बाकी कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। यूपीएससी का सवाल आया हुआ है, देखो एक पढ़ो इसको। सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है आई थिंक, क्या बोलते हो, सेम है जो अभी किया? अगर सेम है तो एक लाइन में इसका आंसर बताओ जल्दी, जो अभी मैंने किया है उसका ही आंसर वही है, बिल्कुल जल्दी सॉल्व करके बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग के लिए। NA यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला लगाओ, फिर जो आंसर आएगा उसको 100% में से माइनस कर देना। पहले एटलीस्ट निकाल लो। तो निकालना बहुत इजी है भाई, 45% A मैगजीन पढ़ते हैं, 55% B मैगजीन पढ़ते हैं, 40% C मैगजीन पढ़ते हैं। उसमें से माइनस करना होता है किसको, जो A और B दोनों को पढ़ते हैं, जो B और C दोनों को पढ़ते हैं, माइनस जो C और A दोनों को पढ़ते हैं, और ऐड क्या करना होता है, जो तीनों को पढ़ते हैं, तीनों को पढ़ते हैं 10%। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा एटलीस्ट एक मैगजीन को पढ़ते हैं, ये आ जाएगा। तो ऐड माइनस करो, इसको कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 30 45 55 20 आंसर है, 80 आ रहा है। ओके, ये 80% है। तो बचे हुए लोग जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं वो कितने हो जाएंगे भाई, 100% में से माइनस कर दीजिए 20%। तो इसका सी आंसर है, सी। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लोगे क्या, एक और क्वेश्चन कर सकते हो, अभी फ्लो है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी था। चलो ये वाला देखो, ये भी यूपीएससी का ही है, जल्दी देखो इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्लास खत्म करें। The given diagrams shows the number of students who failed in an examination comprising papers in English, Hindi and mathematics. The total number of students who took the test is 500. Total number of students दिया हुआ है. What is the percentage of students who failed in at least 2 subjects? Percent of students who failed in at least one of the subject. तो ये जो वैल्यू दी हुई है ना बेटा, ये अब यहाँ परसेंट में नहीं दी हुई है, ध्यान रखना, ये नंबर में दी हुई है। टोटल 500 बच्चे हैं, तो ये 75 10 ये जो वैल्यूज दी हुई है ये नंबर्स में दी हुई है, परसेंट में नहीं दी। अगर परसेंट में दिया रहता तो लिखा रहता है 80% 75%, इस चीज का ध्यान रखना। पर आंसर आपको परसेंट में निकालना है। तो भाई भले ही मैंने परसेंट में सारे क्वेश्चन करवाए हैं, पर नंबर में भी सेम ही कंसेप्ट रहेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, परसेंट नंबर में क्या ही फर्क है। अब ध्यान से देखो, अब ये एग्जैक्टली कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, ये एज इट इज क्वेश्चन है जो यूपीएससी सी सेट में आया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो फिगर है ना, जब तक तुमको फिगर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक तुम इस सवाल को, भले तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुम कर नहीं पाओगे इसको।
आपको पता होना चाहिए भाई 75 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 75 लिखा हुआ है, इसका मतलब 75 रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ ये पार्ट को। अगर ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता तो लिखा रहता कि भाई हिंदी रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, वो नहीं लिखा है। ये एरिया में लिखा हुआ है ना, ये एरिया के ऊपर लिखा हुआ है 75, मतलब ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा लो कि हर एरिया को इन्होंने क्या दिया, एक नंबर दे रखा है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसके अलावा, यहाँ पर फिगर देख के ही समझ लेना है अपने आप। भाई 75 का मतलब है ऐसे स्टूडेंट, ये वाला एरिया है, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में क्या है, पास है। फेल, फेल का डेटा दिया हुआ है, फेल जो सिर्फ हिंदी में फेल है। 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल। ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया को। तो जॉन सच वैल्यू जिस एरिया में लिखी है, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट को जो सिर्फ मैथ में फेल है। तो भाई कंसेप्ट तो सेम है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हुए लोग कौन से हैं। तो 2 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल होना, यही लिखा हुआ है, एटलीस्ट। इसमें क्या क्या चीज आएगी पहले तो ये बताओ। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल होना मतलब वो हिंदी, देखो ध्यान से इधर देखते जाओ, 6.8 आ रहा है आंसर, गलत है आंसर। चुल्लू भर पानी ले लो और डूबने की कोशिश कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि आंसर गलत है, ठीक है। इसे जल्दबाजी में गरम गरम हलवा था तुम लोग ने डायरेक्ट, गरम गरम हलवा था भाई, ये एकदम से नहीं लेना होता है, पहले उसको देखना होता है कितना गरम है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ, एटलीस्ट में फोकस रहना चाहिए भाई आपका। एटलीस्ट और एटमोस्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आंसर को गलत कर देती हैं। देखो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फेल होने का मतलब क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी और मैथ में फेल है वो आएंगे, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और मैथ में फेल है वो आएंगे। हिंदी, एक मिनट, हिंदी और इंग्लिश में जो फेल है, इंग्लिश और मैथ में जो फेल है, और कौन आएंगे भाई, जो हिंदी और मैथ में फेल है, ये 3 आएंगे ना। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल होना हो चाहिए, तो ये तो आएंगे। पर इसमें ऐसे भी स्टूडेंट आएंगे बेटा जो तीनों में फेल हैं, वो भी तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि वो, मैं बोलूं कि कोई तीनों में फेल है तो मैं ये वो बोल सकता हूं ना कि वो कम से कम 2 में फेल तो है ही ऑलरेडी, वो समझ में आ रहा है। तो इसमें वो लोग भी आएंगे जो तीनों में फेल हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, जो तीनों में फेल है वो लोग भी आएंगे इसमें। तो बेसिकली आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसका वैल्यूज ऐड करनी है, बस इतना ही काम करना था। देख लो वैल्यूज क्या है, 10, 5, 12, 12, टोटल कितना हो गया ये, 24, 24 प्लस 34, 39, 39 हो गया। ये 39 लोग आए हुए हैं जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल है। यहां तक क्लियर है ना आप लोग को। पर आपको निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज क्या, कैसे निकालोगे भाई, जितने स्टूडेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने हैं 500 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 7.8, जो कि बी आएगा आंसर, बी आएगा बी।